बिहार बिहार और सिर्फ बिहार। तो साथियों नमस्कार, मैं हूं अभिषेक कुमार और हमारे साथ है संतोष मिश्रा सर। तो साथियों, जैसा कि मैंने आप अभी अभी कहा, बिहार बिहार और बिहार सिर्फ बिहार। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, बस चर्चा करेंगे, क्योंकि हम एक चेयर पे एक टेबल पे बैठ गए हैं। बिहार जब टर्म आता है तो बड़ा ही उसमें अलग अलग कलर के फ्लेवर्स दिखते हैं, कहीं खट्टा कहीं मीठा, कभी तीखा कभी कुछ। जैसे कि कुछ लोग बिहार सुनते ही उनके मन में आता है यार बुरे लोग, कुछ को लगता है कि टॉपर लोग, तो कुछ को लगता है कि बिहारी मतलब बीमारी। तो हर व्यक्ति का अपना अपना विचार है, लेकिन आखिर बिहार अगर इतना बेकार है तो सब क्यों बिहार में इंटरेस्ट रख रहे हैं। आप भी देखिए, इस वीडियो को खोलें बिहार सुनकर, राइट। सभी कोई अगर अभी आप देखेंगे तो हर नेता, चाहे वो केंद्र का हो राज्य का हो, बिहार की तरफ इंटरेस्ट दिखे हुए हैं। ना केवल नेता, सारे मीडिया चैनल्स भी बिहार जा चुके हैं और आपके लिए कवरेज कर रहे हैं। यानी बिहार इम्पॉर्टेंट तो है, क्योंकि अभी जहां हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं ये है दिल्ली, और दिल्ली शहर में भी अगर आंकड़े देखें तो सबसे अधिक बिहारी यहाँ पे रहते हैं बाकी राज्यों की तुलना में अगर करें तो। और हाल ही में भी ऐसा हुआ कि बिहार की जो सीएम है रेखा गुप्ता, दिल्ली के जो सीएम है रेखा गुप्ता, वो बिहार गई और बिहार में जाकर बिहारियों की खूब तारीफ़ की। यानी बिहारियों में तो कुछ तो है। लेकिन सर हमारे क्या सोचते हैं, संतोष मिश्रा जी क्या सोचते हैं बिहारियों के बारे में एज अ लेखक, आज इनसे हम सुनने आए हैं। तो स्वागत कीजिए संतोष मिश्रा सर जी का। नमस्कार सर। नमस्कार। कैसे हैं? बस बढ़िया, आप बताइए। ज़्यादा बोर तो नहीं कर दिया बिहार के बारे में? देखिए, बोर होने वाली बात नहीं है। बिहार इस टाइम चर्चा का विषय तो है, बिल्कुल। और कहीं ना कहीं सीता माता की धरती से लेकर राम मंदिर तक की कहानी, ये भी चर्चा का विषय है। और जैसा बता ही चुके हैं, बिहार का चुनाव का बिल्कुल बच चुका है, और छठ से पहले मनाई जाएगी छठ पहले, बिल्कुल। उसके बाद, उससे पहले दिवाली है, और फिर बिहार इलेक्शन बिल्कुल फुल फॉर्म में होगा। बिल्कुल, इस बार पटाखे पहले फूटने वाले हैं इलेक्शन से पहले, और शायद इलेक्शन के बाद भी कुछ पार्टियां तो फोड़ेंगी ही। लेकिन सर, जब बिहार की बात आती है, हम अभी दिल्ली जैसे शहर में बैठे हुए हैं जहां पलायन रेट में अगर सबसे ज़्यादा देखें तो बिहार के लोग ही दिल्ली आते हैं। आप एज ए लेखक बिहारियों के बारे में क्या सोचते हैं? जब आपके माइंड में बिहारी शब्द आता है या बिहार आता है तो क्या दृश्य बनता है आपके मन में? देखिए, जो पलायन की समस्या है कहीं ना कहीं तो है वो, लेकिन हमें पलायन की समस्या से पहले वहाँ की जो मूलभूत चीज़ें हैं, क्योंकि बिहार जो है या और राज्य के प्रति कहीं ना कहीं वहाँ जो सरकारें रहीं वो काम में कहीं ना कहीं वो अच्छा उन्होंने किया नहीं। बिल्कुल। और सरकार भी बदलती रही। अब जाहिर सी बात है, एक स्मार्ट राज्य की यही पहचान है कि अगर केंद्र में सरकार जिसकी हो और वही राज्य में हो तो काम करने में थोड़ा आसानी रहती है। ये तो सच है, क्योंकि कहीं ना कहीं फाइल रुकती तो है। बिल्कुल। और चर्चा बिहार पे है तो जो बिहार और पंजाब की बात भी होती है कि भाई बिहार के लोग दिल्ली के बाद पंजाब में भी ज़्यादा जाते हैं, फिर गुजरात, क्योंकि जो वहाँ पीछे सरकारों ने काम किया है, कहीं ना कहीं कोई फैक्ट्री बड़ी लगी नहीं, कोई उद्योग बड़ा गया नहीं। बिल्कुल। तो मुझे लगता है उद्योग जब अगर किसी राज्य में बड़ा लगता है, और जो कृषि की चीज़ें हैं वहाँ, ऐसा नहीं कि चीज़ें नहीं पैदा होती। मखाना पूरी जो देश में बिकता है, उसका सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? बिहार है। और जो मखाना वहाँ बिकता है वो क्या रेट में बिकता है? करीबन जितना मुझे पता है शायद 60-70 रुपये किलो बिकता है,
और वही अगर मार्केट रेट की बात करें तो 1000 से प्लस उसका पर केजी कीमत है। और तो ये जो इतना गैप है, 60 रुपए किलो चीज़ बिक रही है और वो जो बाहर के लोग खरीद रहे हैं, कितना महंगा है। सर आपने एक बात जिक्र किया कि जब दो अलग अलग पार्टियां रहती है, जैसे केंद्र में कोई और पार्टी हो और राज्य में कोई और पार्टी हो, तो फाइलें तो रुकती ही हैं। अभी देखा जाए तो बिहार में जो पार्टी या जिनकी सरकार के हैं वही केंद्र में भी है, यानी कि यहाँ तो फाइल रुकने वाला कंसेप्ट कुछ सालों से नहीं है। तो क्या आपको लगता है कि बिहार में विकास हुआ है, अब फाइलें रुकना बंद हो गई, काम बढ़ रहा है? देखिए, जो पहले काम हुए, मैं इसको इस प्रकार से भी कोट कर सकता हूँ कि मेरी एक रिलेटिव दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ने आई। बिल्कुल। जब घर का भारी दबाव, ऊपर से गरीब परिवार, मध्यम परिवार की, तब फर्स्ट सेमेस्टर में उसके जो मार्क्स थे, दिल्ली आते ही वो बौखला गई, बहुत ज़्यादा उसने प्रेशर ले लिया। उसके मार्क्स 40% आए। अच्छा। उसमें से मैं भी एक सब्जेक्ट में ER आ गई। सेकंड ईयर में उसके मार्क्स आप सोच नहीं सकते। सेकंड ईयर में वो अपना जो ER का पेपर था वो तो कंप्लीट किया ही, और 5th सेमेस्टर में वो कॉलेज टॉपर थी। तो कहीं ना कहीं जो बिहार में सरकारें थी पहले, कहीं ना कहीं उन्होंने काम में चूक कर दी, और जो कार्य नहीं हुआ उसको किसी एक रूटीन में लाने के लिए बहुत समय लग जाता है। बिल्कुल। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं अब विकास, हम ये कह सकते हैं विकास हुआ नहीं है, लेकिन प्रॉपर जो विकास और राज्य में सरकारें कर रही हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो सरकार है वो बहुत बड़ा राज्य है देश का। ये आप कह सकते हो कि उत्तर प्रदेश के ही बगल में बिहार है, तो बिहार और उत्तर प्रदेश में इतना फ़र्क क्यों? फ़र्क नीयत का होता है, काम करने का तरीका का होता है। जो पहले सरकारें थी उन्होंने, तो अभी जो नीतीश कुमार है, इनका नीयत आपको कैसा लग रहा है? क्या लग रहा है कि देखिए कर रहे हैं वो विकास के कार्य? देखिए कितना विकास को कर तो नहीं पाए वो, ये सच्चाई है, लेकिन विकास को एक रोड मैप उन्होंने दे दिया है। जो पहले आप कार लेके जाते थे और पटना ही छोड़ देते थे, अब वो आपको ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल। आप कार लेके जा रहे हो तो पूरी कार आप अपने घर तक ले जाओ। बिल्कुल। साथियों, मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा कि मैं भी बिहार से हूँ, और मैंने जो देखा बिहार, जब मैं गया, अभी हाल में मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में हूँ, और जब मैं वहाँ गया तो पाया कि वहाँ जो हाईवेज़ हैं वो काफ़ी हद तक अपने आप को बेहतर कर पाई हैं, और 4 लाइन जैसे हाईवेज़ बहुत बने हैं। अगर आप भी पटना में वो उतरेंगे, वहाँ पहुँचेंगे, तो आप पाएंगे बहुत ज़्यादा वहाँ पे चीज़ें बदल गई हैं। और टू बी ऑनेस्ट, मैं बिहारी होने के नाते मैं मानता हूँ कि विकास के मामले में थोड़ा बहुत पहले से बेहतर हुआ है। ईमानदारी से कह रहा हूँ, आप ये मत सोचिए कि पेड मैं बोल रहा हूँ। मैंने जो पाया, अगर आप बिहार से नहीं तो आप ज़रूर जाएं बिहार और एक बार घूमें, पटना जैसे शहरों को देखें, क्योंकि जब दूर से देखते हैं तो उस शहर को हम लोग या उस राज्य को गंदी नज़र से देखते हैं, क्योंकि उसके प्रति नकारात्मक विचार बन गए हैं। लेकिन जब जाएंगे आप तो शायद आप बहुत अलग पाएंगे। मैं एक छोटा सा उदाहरण ऐड करना चाहूँगा सर यहाँ। हाल ही में हम लोग गए, मेरा एक दोस्त है यूपी से, वो जब गया तो कहता है कि ये मुझे भरोसा ही नहीं हो रहा है कि मैं पटना में उतरा हूँ, क्योंकि ढेर सारे फ्लाईओवर के बगल में ढेर सारे पेड़ पौधे लगे हुए हैं, और भी चीज़ें बेहतर हो गई, ठीक है। फिर वहाँ बिहार में आपका मरीन ड्राइव जैसी चीज़ें बन गई, तो बड़ा ही उसको पसंद आया। और वो कह रहा है कि यार, जैसा बिहार के प्रति मेरा मानसिकता बना हुआ था कि वहाँ विकास नहीं होगा, वो वैसा नहीं मैंने पाया। यानी साथियों, आप अगर बिहार से नहीं हैं तो एक बार बिहार ज़रूर जाए, आपकी भावनाएं बदल जाएगी उसके प्रति। राइट सर? बिल्कुल बिल्कुल। आप कभी बिहार गए हैं सर? देखिए, बिहार मैं कई बार जा चुका हूँ। हाँ। और जो समय के साथ चीज़ें बदली हैं, बेसिकली क्या आपको बिल्कुल ख़राब चीज़ मिले तो आपको कुछ समय देना ही पड़ेगा उसको एक स्वरूप में लाने के लिए। हम लोग
मान लीजिए पढ़ने आते हो तो आप ये नहीं कि 3 साल की डिग्री आप 1 महीने में ले लो कि नहीं हमें पेपर दिलाओ, ये हम सब हमें आता है। आपको पूरा समय देना पड़ेगा, चीज़ों को जीवन में उतारनी पड़ेंगी, प्रैक्टिकल भी देने पड़ेंगे, पेपर भी देने पड़ेंगे। फेल भी हो गए आप और कई बार पास भी हो गए, टॉपर भी निकलोगे। बिल्कुल। तो मेरा जो सरकार है कहीं ना कहीं अब जो है इस बार जो भी सरकार अभी तो चुनाव सर पे आ गए हैं, तो इससे मुझे लगता है कहीं ना कहीं बिहार अब थोड़ा ना कहीं कह सकते हो आप 40% तो अच्छा हुआ है। दूसरा जो सरकारें हैं अगर उनकी बात करें तो अब नीतीश जी बीजेपी के साथ काफ़ी लंबे समय से हैं ही हैं, तो बीजेपी के साथ गठबंधन है और गठबंधन में जो है मुझे लगता है फाइल नहीं रुक रही होगी। तो उसका जो फ़ायदा होगा, कई बार क्या होता है जो चीज़ें सेंट्रल गवर्नमेंट करना भी चाह रही है तो कई बार वहाँ से फाइलें भी नहीं आ पाती, पता चला फिर वो चीज़ें दबती चली जाती हैं। बिल्कुल सर। साथ में मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि है जो हमारे संतोष मिश्रा सर हैं वो एक लेखक भी हैं, फुल टाइम लेखक है, काफ़ी अच्छी अच्छी किताबें लिखी हैं उन्होंने और ख़ासकर बीजेपी के ऊपर कई किताबें हैं। सर आप बीजेपी को अच्छे समझते हैं, अगर मैं पूछूं कि आपको क्या लग रहा है इस बार बीजेपी जैसे कि गठबंधन में है ना नीतीश कुमार सरकार के साथ, क्या लगता है कि इस बार बीजेपी जो है पूर्ण बहुमत इतना ले आए कि उसको गठबंधन की जरूरत ना पड़े, खुद ही सरकार बना ले, ऐसा संभावना है? देखिए संभावना तो राजनीति में कुछ भी हो सकती है, लेकिन जो मुझे लगता है क्योंकि नीतीश कुमार की जो पार्टी है वो भी 101 सीटों पर लड़ रही है और बीजेपी भी 101 सीटों पर लड़ रही है, ठीक है। और चिराग पासवान जो करीब 26 सीटों पर वो भी चुनाव लड़ रहे हैं, जीतन राम मांझी की भी पार्टी है वो भी चुनाव लड़ रही है। इसी प्रकार उधर भी गठबंधन बनी गया है, करीब जो है 135 सीटों पर आरजेडी लड़ रही है। प्रॉब्लम यह है कि कहीं ना कहीं जो परिवारवाद की राजनीति है वो देश के लिए अच्छी नहीं है। हम लोग लोकतंत्र में रह रहे हैं, ठीक है, तो उसका कहीं ना कहीं जो असर है वो मुझे लगता है होगा। नीतीश जी की छवि ठीक है, अनुभव भी अब उन्हें, ठीक है। उधर बीजेपी की डबल इंजन की सरकार हो गई क्योंकि बीजेपी केंद्र में भी है और बिहार में गठबंधन में है, तो उसका कहीं ना कहीं मुझे लगता है चुनाव में सरकार ने जो काम किया होगा अच्छा उसका फ़ायदा मिलेगा ही। सर आपने जिक्र किया यहाँ अनुभव का, अनुभव ज़्यादा मैटर करता है या फिर युवा होना ज़्यादा मैटर करता है आज की पॉलिटिक्स में? क्योंकि ऐसा बहुत सा देखने को मिल रहा है कि जो भी पॉलिटिक्स कर रहे हैं वो अक्सर कह रहे हैं कि युवाओं को मौका दो, अभी भारत देश युवा का देश है, युवाओं को मौका मिलना चाहिए और तेजस्वी युवा हैं, है ना, या फिर जितने भी युवा नेता हैं वो अपने आप को इस वे में प्रमोट करते कि हम युवा हैं, हमें वोट दो। तो क्या मानते हैं आप एज अ लेखक, युवा नेता ज़्यादा किसी लोकतंत्र के लिए हेल्पफुल है या अनुभवी नेता? देखिए युवा जो नेता है वो कहीं ना कहीं जब नीतीश जी चुनाव लड़े होंगे वो भी युवा ही होंगे, ठीक है। दूसरी बात यह है कि युवा नेता जो है उसके साथ अनुभव होना भी ज़रूरी है, बिल्कुल, क्योंकि युवा जो है उस एग्रेशन को, या आप ये कह सकते हैं एग्रेशन का जो सोच है उसको और मॉडिफाई और अच्छा कैसे किया जा सकता है, उसके साथ अनुभव आ जाता है। अनुभव की भी कहीं ना कहीं ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, क्योंकि तेजस्वी जो है युवा वो अपने आप को बता रहे हैं कि इस बार जो आ रहे हैं तेजस्वी यादव, ऐसा सोशल मीडिया पर बहुत पॉपुलर सा चल भी रहा है, 14 तारीख को रील वगैरह बन रहा है। हाँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि बीजेपी ने भी कई युवा चेहरों को उतारे हैं, उसमें से मैथिली ठाकुर, जयश्री सिंह, ये सब युवा चेहरे हैं, क्योंकि 25 से 30 साल की एज में बहुत सारे लोग बीजेपी ने भी अपने कैंडिडेट दिए। ऊपर से जो बीजेपी में जो अपना चिराग पासवान है गठबंधन में, वो भी कहीं ना कहीं युवा ही है। तो गठबंधन में ऐसा नहीं कि युवा, लेकिन युवा के साथ जो अनुभव है वो भी कहीं ना कहीं एक मिश्रण जो लोकतंत्र में चाहिए होता है वो कहीं ना कहीं है। दूसरा जो चीज़ है गठबंधन में या उधर तेजस्वी का जो रील वायरल हो रही है कि 14 तारीख को लेंगे नीतीश कुमार जी वो का विदाई समारोह और अपना तेजस्वी जी लेंगे मुख्यमंत्री की शपथ, तो कहीं ना कहीं परिवारवाद की भी छवि दिखती है वहाँ पे। बिल्कुल, एक आपने यहाँ परिवारवाद ऐड किया, जैसा कि अगर देखें तो लालू यादव की जो सरकार रही
उसके बाद जो अगला उत्तरदायित्व संभाला लालू यादव पार्टी की, यानी लालटेन पार्टी का, उनके बेटे ही संभाले, है ना। तो यहाँ आपको क्या लग रहा है, ये परिवारवाद है, उनका बेटा संभाल रहा है, या फिर वही एलिजिबल है कि वो सीएम ज़्यादा सही बन सकते हैं? देखिए ऐसा है, ऐसा नहीं कि सीएम जो है परिवारवाद में भी, मैंने आपको और थोड़ा सा मैं जोड़ दूँ इसमें। अब उनकी जो परिवार है उसमें भी दो टुकड़े हो गए हैं। तेज प्रताप जी अलग चुनाव लड़ रहे हैं, और उन्होंने कल अपना नॉमिनेशन जो है मैंने देखा था उनका दायर किया, वो अपनी दादी की फ़ोटो लेकर भी गए थे। तो कहीं ना कहीं उन्होंने ये अपने आप को बताया ही है कि हमारी दादी का आशीर्वाद हमारे साथ है। तो परिवार के दो टुकड़े हो गए हैं उनकी पार्टी में। तो उन्होंने दो नई पार्टी बना दी, और इस बार का बिहार का इलेक्शन और भी इसलिए रोमांचक है कि दो लोग और चुनाव लड़ रहे हैं, दो नई पार्टियाँ हो गई। बिल्कुल। इस बार साथियों मैं आपको बता दूं कि बड़ा ही रोचक इस मामले में है कि पहला तो एक तो है ही कि बीजेपी गठबंधन में है नीतीश कुमार के साथ, ठीक है। एक हो गया नरेंद्र मोदी का चेहरा, दूसरा नीतीश कुमार का चेहरा, तीसरा लालू यादव का चेहरा या तेजस्वी का, अगला एक उन्हीं के बड़े भाई तेज प्रताप यादव का अलग सा चेहरा, फिर एक इधर जन स्वराज का अलग चेहरा, और भी है सर जो छूट रहा है, ये इतना ही है। हाँ ये भी हो गए। और वैसे क्षेत्रीय पार्टियाँ, और क्षेत्रीय पार्टियाँ जैसे आपका ये चिराग पासवान हो गए हैं, और भी जीतन राम मांझी, बहुत वैरायटी ऑफ पार्टियाँ और उनके गठबंधन इस बार आपको देखने को मिलेगा। अभी ये भी अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता कि इस बार बिहार चुनाव में कोई नया गठबंधन तो नहीं बन जाए। नहीं, और एक वो मैं मुकेश सहनी जी, उन्होंने अपना 243 सीटों पर ही चुनाव लड़ने का कर लिया। राहुल गांधी, हाँ देखिए कांग्रेस को क्यों भूल जा रहे हैं आप? क्या लगता है कांग्रेस इस बार कुछ अपना बिहार में अस्तित्व बना पाएगी? क्योंकि कांग्रेस का बड़ा ही स्थिति गंभीर होता जा रहा है धीरे धीरे। देखिए कांग्रेस तो वैसे भी बिहार में कुछ ज़्यादा उनका कुछ है नहीं। राहुल गांधी ने कई बैठकें ली होंगी 0-0, फिर तो क्या लग रहा है? क्योंकि वो खुद आरजेडी के भरोसे हैं। अच्छा, कि कुछ वहाँ से चमत्कार हो। अच्छा, फिर क्योंकि इतनी सीटें होने के बाद भी उनको गठबंधन से भी वो संतुष्ट नज़र नहीं आ रहे हैं, उनको ज़्यादा नहीं दिया गया है, तो वो फ़र्क पड़ेगा ही। इतनी पार्टियां इस बार बिहार में हैं, और मुझे लगता है जनता भी इन सब पर नज़र बनाए होगी। बिल्कुल सर, कि इसका क्या असर होगा, इस पर देखने लायक बात बनेगी। जी सर, बिहार इतना डिफ़िकल्ट विषय है और इतना मतलब डिफ़िकल्ट राज्य है कि वहाँ मैंने देखा सर कि एक ही परिवार में अलग अलग सदस्य अलग अलग लोग वोट दे रहे हैं, अलग अलग पार्टियों को वोट दे रहे हैं, और ये वैरायटी सिर्फ बिहार में देखा जा सकता है मुझे लगता है। ये बिल्कुल बात सही है। दूसरा ये भी है कि उस परिवार में बिखराव भी नहीं है। हाँ, बिखराव नहीं है, मतलब ये आपस में बड़े खुले विचार के हैं। आपको लगता है फलाना वोट देना, फलाना को दे दो, आपको मुझे लगता है इसको देना, दे देंगे, लेकिन आपस में परिवार में बड़ा अच्छे से तालमेल है। क्या लगता है इसके पीछे क्या कहानी है? क्यों बिहारियों में इतना पारिवारिक स्तर पे तो कोई तोड़ मोड़ नहीं है और वैचारिक स्तर पे अपने अपने विचार रखते हैं? यही तो लोकतंत्र का फ़ायदा है। लोकतंत्र की अगर बात की जाए तो यही सबसे बड़ा फ़ायदा है कि लोकतंत्र में कि घर हो या परिवार हो या देश की बात हो, कहीं ना कहीं इसका असर तो होता ही है। यानी कह सकते हैं कि बिहार का लोकतंत्र भी बहुत मजबूत है, और घर में यूनिटी, और बाहर आप किसी भी पार्टी को वोट दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जी, मैं सर अपना एक छोटा सा अनुभव इसमें ऐड करना चाहूँगा। मुझे याद है जब मेरा फर्स्ट टाइम वोटिंग था, जब मैं पहला बार 18 साल का हुआ, तो उस वक्त मैंने विचार बनाया कि एक्स पार्टी को मैं वोट दूंगा, जबकि मेरी मम्मी पापा वाई पार्टी को वोट देना चाह रहे थे, और दादा दादी का कहना था जेड से अच्छा कोई है ही नहीं। और संयोग ऐसा देखिए सर कि सच में तीनों ने 3 लोगों को वोट दिया, और घर में आपस में बताएं भी हम लोग ठीक है। और बड़ा ही अच्छा लगा मुझे खुद ही देखकर, और ना ही पेरेंट्स से मेरे में दबाव था कि आप इसको दीजिए, और ना ही दादा दादी का मेरा मम्मी पापा पे दबाव था, ठीक है। लेकिन ये यूनिटी मुझे लगता है बिहार में देखने को मिलेगा। साथियों, अगर आपको भी लगता है कि आपके परिवार में ऐसा है तो कमेंट में लिख के बताइए कि कब ऐसा और कौन सा घटना आपने देखा, और हम आपको ज़रूर पढ़ेंगे। अच्छा सर, और बिहार की जब बात करें वहाँ के कल्चर की, तो वो भी कम नहीं है।
आप जब गए बिहार में तो कल्चर में बिहार का क्या आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगा? मुझे वहाँ का लिट्टी चोखा बहुत अच्छा लगा। लिट्टी चोखा? खाने की बात अगर की जाए तो। अच्छा। और मैं वो तो शान है वहाँ का। हाँ, और दूसरा जो मुझे ऐसा लगता है कि मैं सांस्कृतिक त्योहारों की बात की जाए तो मैं छठ में भी गया। छठ में? अब वैसे छठ खाली बिहार का त्यौहार नहीं है, लगभग पूरे देश के हर कोने कोने में मनाया जाने लगा। बिल्कुल साथियों, बिहारियों का इतना असर रहा कि छठ पूजा अब ना केवल बिहार में बल्कि ये अभी देखिए दिल्ली में देखिए पूरा तैयारी रेखा गुप्ता करा रहे हैं कि हाँ जो है धूमधाम से छठ पूजा हो, और पूरे दिल्ली भर में तो मनाया जा रहा है, अलग अलग राज्य में, ना केवल अलग अलग राज्य में, अब तो ये देखने को मिल रहा है कि लंदन जैसे भी देशों में या विदेश में भी लोग अलग अलग नदियों के किनारे, जो कि गंगा नदी है भी नहीं, अपने उसे गंगा मानकर वहाँ छठ पूजा कर रहे हैं। यानी अब ये वर्ल्ड वाइड त्यौहार बन गया है, ये सिर्फ बिहारियों का त्यौहार नहीं रहा है। तो कल्चर के मामले में तो प्रभाव देख ही सकते हैं। और क्या अच्छा लगा सर आपको बिहार में? और सीता माता का मंदिर गए वहाँ? मैं गया हूँ एक बार। अच्छा, क्या क्या अच्छा लगा वहाँ? दूसरा बहुत सारे सांस्कृतिक चीज़ें जितनी चर्चा की जाए कम। बिल्कुल। और इसी प्रकार आप पटना साहिब में गुरुद्वारा है, बहुत बढ़िया गुरुद्वारा है। तो ऐसा नहीं कि वहाँ खाली हम बिहार की बात करें, वहाँ और भी राज्य से लोग जाके अपना रहते ही हैं। बिहार का इतिहास भी बड़ा रोचक और बहुत ही विवादों से भरा और गर्व से भरा हुआ इतिहास है, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो वहीं जो है नालंदा जैसे विश्वविद्यालय बने, वहीं से बौद्ध धर्म का एक तरह से उदय हुआ, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, और ना जाने कितने वहीं से आपके पहले राष्ट्रपति आते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वहीं से संपूर्ण क्रांति का नारा लगा, आंदोलन हुआ और आपातकाल जैसी स्थितियों के दौरान सबसे ज़्यादा पुरजोर विरोध हुआ। और हाँ, यहाँ बात करनी ज़रूरी होगी। हाँ जी सर। जिस पार्टी आपातकाल जिसने इंदिरा गांधी जी ने लोकतंत्र की हत्या कराई, आज उन्हीं के राहुल गांधी परिवार से, राहुल गांधी जो है जिस ये कह सकते जो नेता दिए बिहार ने, उत्तर प्रदेश ने को भी लोकतंत्र जो आपातकाल से नेता मिले ही, लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार, और अब जिन्होंने जिस कांग्रेस के खिलाफ आंदोलन की लड़ाई लड़ी, आज उसी के साथ गठबंधन में है। ये भी एक बिहार में हो रहा है। गठबंधन में सीटों का के लिए कुछ भी इंसान तो करता ही है। साथियों आपको इसमें थोड़ा ऐड कर दूं मैं ये कि जब आपातकाल के टाइम पे जब जयप्रकाश नारायण इसको एक तरह से 50 साल हो गए जी आपातकाल को अभी। हाँ 50 साल अभी हाल ही में हुआ, लोकतंत्र की हत्या। ठीक है सर। तो उस टाइम पे क्या है, जो लालू प्रसाद यादव और ये नीतीश कुमार, ये दोनों शायद छात्र हुआ करते थे, है ना, छात्र नेता, और उस टाइम पे इनका बड़ा सहयोग रहा है, कहिए तो उस आंदोलन के जरिए उभरे, और उसी का परिणाम रहा कि ये दोनों फिर बाद में बिहार के सीएम तक बने। और ये खिलाफ किसके था? तो कांग्रेस के खिलाफ था ये पूरा आंदोलन। और अगर अभी आप देखेंगे तो लालू यादव जो उनकी पार्टी है उनके साथ ही कांग्रेस का गठबंधन भी है। तो ये कह सकते हैं शायद समय के साथ चीज़ें बदल जाती है सर, शायद जनता याद रखे। अच्छा, याद भी रख सकते हैं। यानी आपके अनुसार इसका नुकसान भी झेलना पड़ सकता है शायद लालू यादव की, ये भी हो सकता है। दूसरी बात ये है, अब उनके सीएम की लड़ाई को लेकर तेज प्रताप और तेजस्वी, उनमें भी अलग अलग कहानी हो गई। बिल्कुल। अब एक के साथ लालू जी खड़े, एक दादी जी की फ़ोटो लेके गए, पर्चा भी भरा एक ने। अच्छा साथियों, इस पे जरा आप कहिएगा ज़रूर, मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ, अगर आप बिहार से ज़रूर राय दीजिएगा। यहाँ मुझे भी थोड़ा अजीब लगा कि ये लालू यादव की पार्टी तो भागों में बट गया, एक तो उनके बड़े बेटे की पार्टी, हाँ, और एक लालू यादव के स्वयं, यानी कि भाई कहीं ना कहीं आरजेडी का जो वोटर है, ठीक है, या जो भी है, हो सकता है वो बड़े वाले को भी वोट दे। अच्छा, क्या लगता है ये ज़्यादा नुकसान करेगा ये तेजस्वी यादव को, तेज प्रताप का वोट? देखिए कहीं ना कहीं बड़े होने के नाते जो महाभारत की कहानी आप पढ़ेंगे तो उसी कदमों पे आरजेडी चल रही है। और जो वर्चस्व की लड़ाई होती है, सत्ता के सुख भोगने की, ये कह सकते हो आप। डिप्टी सीएम थे वो, कैब मंत्री थे पर्यावरण के, जब
तो कहीं ना कहीं उनको पार्टी से निकाल दिया गया। अब वो अलग पर्चा लड़ रहे हैं, लेकिन जो तेज प्रताप और तेजस्वी में भी ये फ़र्क है कि तेजस्वी को कभी भी ज़्यादा वोटों से नहीं जीते, तेज प्रताप जीते भी ज़्यादा वोटों से हैं। यानी तेज प्रताप का पार्टी से अलग होना ये एक नुकसान वाला पॉइंट हो सकता है। कहीं ना कहीं इसका तो असर पड़ेगा ही। आपका क्या सजेशन रहेगा लालू यादव के परिवार को? क्या ये फैसला सही था उनका, या फिर आप इसे एक बड़ा गलती मानते हैं उनके परिवार? देखिए, कहीं ना कहीं अब गलती या नहीं गलती पे बात करना तो बेकार होगा, क्योंकि हम लोग चुनाव के उस पर बैठे हैं। तो इसका असर तो चुनाव परिणाम 14 तारीख को आ रहे हैं, तो उससे पता चल जाएगा। जी सर, तो हम बात कर रहे हैं बिहार का, और बिहारियों का कमेंट ना आए तो फिर कैसे चलेगा? हाँ, तो लोग तो इस पे कमेंट जरूर करें कि आप क्या सोचते हैं, और ना केवल अपनी राय वहाँ रखिए बल्कि आप बताएं कि आखिर बिहार को कौन चाहिए, कौन है जो बिहार को सच में उस जो ख़राब स्थिति से निकाल सकता है। क्योंकि अभी बिहार में सबसे ज़्यादा पलायन रेट है, सबसे ज़्यादा लोग बिहार के ही है जो दूसरे शहरों में काम करने के लिए जा रहे हैं। अभी सबसे ज़्यादा IAS IPS भी बिहार से। हाँ, ये तो है ही। अगर आप देखेंगे बिहार में सर, तो ट्रेनों में एकदम लोग जो है इंसान की तरह भर के जा रहे, इंसान जो है सामान की तरह भर के जा रहा है। जैसे कि आपस में चढ़ के कैसे कैसे लटक के, मतलब बहुत दयनीय स्थिति है। यानी कि आप इसी से अंदाज़ा लगाइए कि त्योहारों में अगर ये पलायन नहीं होता तो शायद अपने घर से लोग त्यौहार मना रहे थे, ऐसी स्थिति यहाँ नहीं उत्पन्न होती। यानी आपको तो एक ऐसा सरकार ढूंढने की ज़रूरत है जो आपको पलायन से सबसे पहले रोके। क्योंकि अक्सर देखा जाता है सर, जब बिहारी दूसरे राज्यों में जाते हैं तो उन्हें बड़ा ही अलग अलग तरीके से सामना करना पड़ता है, चाहे वो बिहारी कहकर चिढ़ाना या उन्हें गाली देना या फिर कहना कि अपने राज्य में चले जाओ। बहुत सारी से वीडियोस देखने को मिलती हैं, वो कोई भी तरीके से हो सकता है। थोड़ा बहुत तो सुधार आया है। अब मुझे लगता है अब फैक्ट्रियाँ और वो भी उद्योग भी लग ही रहे हैं बिहार में। थोड़ा क्या है, बाढ़ राज्य भी है ये वो, क्योंकि बहुत सारी नदियों का संगम वहाँ होता ही है। हाँ, और कई नेपाल के साथ राज्य भी हम लोग की सीमाएँ भी हैं, तो उसका भी थोड़ा असर होता ही है। क्योंकि जो पानी की समस्या बाढ़ की, मुझे लगता है उस पर कुछ सरकार आने वाले टाइम में काम करेगी, तो उसका असर होगा। सर ये बिहारी सभी तो कमेंट में लिख दे रहे हैं अपना राय कि किसे वोट देंगे या कौन अच्छा है, लेकिन आपका क्या ओपिनियन है? आपको कौन सही लग रहा है? कौन है जो बिहार का किस्मत बदल सकता है? देखिए, मैं यहाँ क्योंकि अब जनता बहुत स्मार्ट है, तो थोड़ी स्मार्टनेस लगानी चाहिए कि फाइल ना रुके। अच्छा, फाइल ना रुके, यानी कि कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रहे हैं कि ऐसा सरकार चुनो जो केंद्र में भी हो और राज्य में भी हो। देखिए, मैं यानी आप बीजेपी कहना चाह रहे हैं? नहीं, मैं कोई बीजेपी और कांग्रेस की बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि बीजेपी पे हम लोग चर्चा, तो क्योंकि बीजेपी भी देश की सबसे बड़ी पार्टी है और उनके पास एक बहुत बड़ा चेहरा भी है, ईमानदार, छवि, राष्ट्र के लिए मर मिटने वाला, 24 घंटे काम करने वाला नरेंद्र मोदी। तो कहीं ना कहीं उसका उनको भी फ़ायदा होना चाहिए, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी भी उतरेंगे और उनका जो कार्यकर्ता होता है वो उन चीज़ों से, और जो आरजेडी पे जो आरोप लगते आए हैं भ्रष्टाचार के, उसका भी जनता कहीं ना कहीं नज़र बना के रखती है। क्योंकि अब सारी चीज़ें क्या है ना, पहले और अब में फ़र्क है, और अब कहीं ना कहीं जाति से ऊपर भ्रष्टाचार एक मुद्दा बन गया है कि भाई जाति का वोट जो कहानी है वहाँ अलग है। बट मुझे लगता है इन चीज़ों पे भी चर्चाएं होंगी, और बीजेपी के पास अच्छे चेहरे हैं, ऊपर से नीतीश कुमार का अनुभव भी है। और फिर दूसरी बात यह है कि एक लोकतंत्र पार्टी में सबसे बड़ी बात यह है कि परिवार से कोई कैंडिडेट ना हो। तो अच्छा, ये परिवारवाद अच्छा है या बुरा, आपको क्या लगता है? देखिए, मुझे तो बुरा ही लगता है। हम लोग लोकतंत्र में पैदा हुए हैं, तो अपने हिसाब से हमें मान लो चुनाव लड़ने का मन है, किस पार्टी से लड़ने का, जैसे हमने घर की चर्चा ही की कि अलग अलग, तो लोकतंत्र का तो कहीं ना कहीं फ़ायदा होना चाहिए। अगर हम लोग लोकतंत्र में पैदा हुए हैं और लोकतंत्र की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं परिवारवाद उस पर हावी नहीं होना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं फिर वो चीज़ें एक परिवार के आसपास ही घूमती रहती हैं। चलिए, अब बाकी तो ये आपका राय हुआ, जनता क्या राय हो जनता देगी। तो साथियों, ये चर्चा कैसा लगा? रोचक लगा या बोरिंग लगा? कैसा लगा? जो भी लगा आप कमेंट कीजिए, और अगर आप बिहारी हैं तो #बिहारी से आप अपना ओपिनियन ज़रूर दीजिए। हम आपका ओपिनियन पढ़ेंगे और शायद अगला
वीडियो आपके ओपिनियन के आधार पर ही हम तय करें कि अगला चर्चा हम क्या करेंगे। फ़िलहाल आप सुन रहे थे संतोष मिश्रा सर को और मैं हूँ अभिषेक कुमार। फिर मिलेंगे, धन्यवाद, नमस्कार।